हेलो स्टूडेंट्स, S6 ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने गोलीय दर्पण तक कंप्लीट कर लिया था कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो इतनी भी हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग समझे थे। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। जो भी आज के लेक्चर में नए आए हैं तो वो पिछले लेक्चर जाकर देख लें तो उनको बेहतर समझ में आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जो हमने पिछले लेक्चर में गोलीय दर्पण समझा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। तो उन्हीं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी होती हैं। तो उन परिभाषाओं को आज हमें डिस्कस करना है। ठीक, तो ध्यानपूर्वक समझें। नंबर पहली हमारी परिभाषा आती है दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है? ध्रुव मतलब होता है पोल। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है, POLE। तो समझते हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। ठीक, पहले तो परिभाषा लिख लेंगे कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से, पैरेट वाला P से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव में हमने क्या लिखा? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो समझते हैं कि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की दूसरी भाषा में इसे हम तल भी कह सकते हैं, पृष्ठ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि दर्पण का पहले परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ यानी कि परावर्तक तल क्या होता है। उसके बाद समझते हैं कि उसका मध्य बिंदु क्या होता है और जो उसका मध्य बिंदु होगा उसी को हम दर्पण का ध्रुव कहेंगे। तो समझते हैं पूरी बात। आप इस प्रकार से डालेंगे कि हम दो में कंपैरिजन करा के चलेंगे। यहाँ पर इसी हेडिंग हम अवतल दर्पण में बताएंगे और इस साइड हम उत्तल दर्पण में बताएंगे। ठीक, यहाँ पर हम उत्तल दर्पण में समझाएंगे आपको और यहाँ पर हम अवतल दर्पण में समझाएंगे। ठीक, क्योंकि ये हेडिंग जो है दर्पण का ध्रुव अवतल दर्पण में भी होता है और उत्तल दर्पण में भी होता है। ठीक, तो दोनों में हमें समझकर चलना है। तो समझते हैं पहले अवतल दर्पण कि अवतल दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो अवतल दर्पण इस प्रकार से बनाया जाता है। आप लोगों को पता है कि अवतल दर्पण इस प्रकार से बनाया जाता है। अवतल दर्पण के बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है। कहाँ पॉलिश होती है? बाहरी पृष्ठ पर। ठीक, अब यहाँ पर बनाएं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक, उत्तल दर्पण के अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश होती है। कहाँ होती है? अंदर वाले पृष्ठ पर। तो पहले समझें कि अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ यानी कि परावर्तक तल क्या होता है। ठीक, तो जहाँ पर हमारी पॉलिश नहीं होती है उसी को हम परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। आज से हमें याद रखना है कि जहाँ हमारी पॉलिश होगी वो हमारा परावर्तक पृष्ठ नहीं बोला जाएगा। जहाँ पर दर्पण में पॉलिश नहीं होगी वही परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि जहाँ पर प्रकाश की किरणें जाकर गिरेंगी
टकराएंगी, टकराने के बाद फिर जो है वापस लौटेंगी, उसी को दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा जिस साइड पॉलिश नहीं होती है उसी साइड जाती हैं, फिर दर्पण पर गिरती हैं, टकराने के बाद वापस लौटती हैं। जिस तरफ पॉलिश होती है उस तरफ प्रकाश किरणें नहीं जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इस साइड वाला हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब इसी परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु ये है हमारा पूरा दर्पण, और दर्पण का इस साइड वाला हमारा परावर्तक पृष्ठ है। अब आप ही बताएं कि परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु से मतलब होता है बिल्कुल मिड पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच वाला। तो आप समझ सकते हैं, इतने तो समझदार हैं कि इसका मध्य बिंदु यहाँ पर होगा। इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पर। और इसी मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव। और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग दर्पण का ध्रुव समझ गए होंगे। अब उत्तल दर्पण में समझते हैं कि उत्तल दर्पण में इस साइड तो पॉलिश लगी हुई है, तो वो वाला हमारा परावर्तक पृष्ठ नहीं होगा। इस साइड हमारी पॉलिश नहीं लगी है, तो ये वाला हमारा परावर्तक पृष्ठ होगा। तो इसी परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच वाला बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव। और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण का ध्रुव और ये रहा हमारा उत्तल दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। ठीक, तो अगली हमारी इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा आती है दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, चलो लिखते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है इंग्लिश में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दर्पण का वक्रता केंद्र लिखते हैं। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसी खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C। तो समझते हैं कि पूरी परिभाषा क्या लिखी हुई है। ठीक, लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण कौन, जो हमने एक अवतल दर्पण बनाया था और जो हमने यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बनाया जाता है, इन्हीं को गोलीय दर्पण बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही चीज़ें जो है कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं। कांच के खोखले गोले के भाग से मतलब होता है कि ये कांच के खोखले गोले से ही काटे जाते हैं। तो कांच के खोखले गोले से काटे जाने के कारण इन्हें गोलीय दर्पण का भाग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि गोलीय दर्पण एक पूरा
कांच का खोखला गोला होता है। गोली दर्पण एक पूरा कांच का खोखला गोला होता है। फिर उसी के दो भाग करके अवतल दर्पण बनाया जाता है और उत्तल दर्पण बनाया जाता है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण उसी कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है। तो बोला गया है कि गोलीय दर्पण कौन, हमारे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कांच के जिस खोखले गोले के भाग होते हैं। किनके? ये बनाया हमने कांच का खोखला गोला। ये क्या है हमारा? ये है हमारा कांच का खोखला गोला। ठीक, तो इसी कांच के खोखले गोले के दो पार्ट कर लिए जाते हैं। एक का नाम होता है अवतल, जो राइट हैंड में होता है, और एक का नाम होता है उत्तल, जो लेफ्ट हैंड में होता है। तो हमें दो दर्पण मिलते हैं। जैसे ही हम कांच के खोखले गोले काटते हैं तो हमें एक अवतल दर्पण मिलता है और एक हमें उत्तल दर्पण मिलता है। तो इस कांच के खोखले गोले का एक जो है केंद्र जरूर होगा। इस कांच के खोखले गोले का केंद्र जरूर होगा। क्यों? आप जानते हैं कि यदि कोई गोला हो या कोई वृत्त हो तो उस गोले या वृत्त का अपना एक केंद्र जरूर होता है। केंद्र से मतलब जिसके द्वारा वह गोला या वह वृत्त बनाया जाता है, जहाँ पर हम प्रकार की नोक रखते हैं। तो प्रकार की जहाँ पर नोक रख के एक वृत्त खींचा जाता है तो वही प्रकार की जो नोक होती है उसी को केंद्र बोला जाता है। ठीक, तो प्रत्येक वृत्त का या गोले का एक केंद्र जरूर होता है। तो इस कांच के खोखले का भी एक केंद्र होगा। ठीक है, अब इसी कांच के खोखले गोले में से दोनों काटे गए हैं। कौन कौन? यहाँ पर बनाते हैं अवतल और कौन से? उत्तल। अवतल कौन सा होता है? ये वाला पार्ट, तो हमने पूरा बना दिया। उत्तल कौन सा होता है? ये वाला पार्ट, तो हमने जो है पूरा बना दिया। गौर से हमें समझना है। ठीक, तो अब इस अवतल दर्पण को अगर हम पूरा बनाएं, अभी ये आधा यहाँ पर बना हुआ है, अगर आप यहाँ इसे पूरा बनाएं तो आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे? कि इस प्रकार से जो है आप इसे पूरा गोला देंगे, क्योंकि यह जो आपने अवतल दर्पण काटा है वह एक कांच के खोखले गोले में से ही काटा है। तो अगर इसे आप पूरा एक शेप बनाएंगे तो आपको एक गोला मिलेगा। क्या मिलेगा? गोला। और वो गोला कौन सा गोला होता है? कांच का खोखला गोला। तो इसी में एक क्या होता है? सेंटर होगा। सेंटर मीन्स केंद्र होगा। अब यही केंद्र जो है इसका है और यही केंद्र हमें यहाँ मिला था। तो कहा जाता है कि अवतल दर्पण जिस कांच के खोखले गोले में से काटा जाता है तो उसी का जो केंद्र होता है, किसका? कांच के खोखले गोले का, उसी का जो केंद्र होता है वही हमारे अवतल दर्पण का केंद्र होता है, यानी गोलीय दर्पण का केंद्र होता है। क्योंकि यह इसी में से काटे जाते हैं तो जो इसका केंद्र होगा वही इसका केंद्र होगा, जो इसका केंद्र होगा वही हमारे उत्तल वाले का केंद्र होगा। ठीक, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो इसको भी हम अगर पूरा बनाएंगे तो एक हमें गोला मिलेगा। तो गोला मिलेगा तो गोले का एक केंद्र जरूर होता है। तो गोला किस टाइप का मिला? कांच का खोखला गोला। तो जो कांच के खोखले गोले का केंद्र होगा वही हमारे इस उत्तल दर्पण का केंद्र होगा। जो कांच के खोखले गोले का केंद्र होगा वही हमारे अवतल दर्पण का केंद्र होगा। तो बोला जाता है कि ये हमारे गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले में से काटे जाते हैं तो उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र बोला जाता है। तो ये हमें केंद्र मिला है, यही हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र। और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है वक्रता केंद्र, और इसे हम C से दर्शाते हैं। तो चलो अब हम इसे अच्छी तरह बनाते हैं। आप लोगों ने समझ लिया होगा। यहाँ पर डालेंगे आप अवतल दर्पण, यहाँ पर डालेंगे आप उत्तल दर्पण,
ठीक। अवतल दर्पण किस टाइप से बनाया जाता है? इस टाइप से बनाया जाता है। इसके बाहर साइड पॉलिश होती है। अब जैसे आप इसे पूरा करेंगे, इसका गोला पूरा करेंगे, तो यहाँ कहीं आपको इस अवतल दर्पण का केंद्र मिलेगा। बिल्कुल बात सही है। तो इसी केंद्र को वक्रता केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र। और इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है, इस वाले केंद्र को। अब इस साइड चलें। ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसके अंदर वाली साइड जो है पॉलिश होती है। ठीक, तो उत्तल दर्पण का जो घेरा है वो इस तरफ हमारा पूरा होगा। तो इसका केंद्र हमें कहाँ मिलेगा? इसका केंद्र हमें इस साइड मिलेगा। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा और इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी सारी बातें आप वक्रता केंद्र में नोट करके रखेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। अगली हमारी हेडिंग आती है वक्रता त्रिज्या। दर्पण की नंबर तीसरी हेडिंग, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो लिखें दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P तक की दूरी, P तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित, कैपिटल R से भी आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। स्मॉल r से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या लिखा कि दर्पण के वक्रता केंद्र C से कहाँ तक की दूरी? दर्पण के ध्रुव जो हमने अभी पढ़ा था उन्हीं के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। किस टाइप से समझेंगे? यहाँ पर डालेंगे हम अवतल दर्पण, यहाँ पर डालेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ये क्या रहा हमारा? ये रहा हमारा अवतल दर्पण। इसके बाहर साइड पॉलिश होती है। ठीक, ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। इसके अंदर साइड पॉलिश होती है। अब इसे जब हम पूरा करेंगे तो इस टाइप से हमें एक गोला मिलेगा। इसे भी जब हम पूरा करेंगे तो इस टाइप से हमें एक गोला मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र C होता है। इसका यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वक्रता केंद्र C होता है, अभी हमने पढ़ा है। अब वक्रता केंद्र और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ध्रुव होता है। पहली हेडिंग में हमने पढ़ा है कि मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ध्रुव होता है जिसे हम P कहते हैं। तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव P, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव P को अगर हम मिला दें, दर्पण के ध्रुव C, दर्पण के वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव P को हम मिला दें, दर्पण के वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव P को हम मिला दें, तो यही लाइन जो हमें प्राप्त हुई है, इसी का नाम क्या होता है?
इसी का नाम होता है वक्रता त्रिज्या। क्या नाम होता है? वक्रता त्रिज्या। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र C तक की जो बीच की दूरी है उसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम स्मॉल r या कैपिटल R से डिनोट करते हैं। नाम ही है उसका वक्रता। तो कहाँ तक की दूरी? वक्रता केंद्र तक। वक्रता वक्रता वक्रता, तो वक्रता त्रिज्या नाम है वक्रता। तो कहाँ तक की दूरी होगी? वक्रता केंद्र तक की। आपको इस टाइप से याद रखना है। नाम क्या है? वक्रता। ये रहा हमारा वक्रता केंद्र C। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाएगी हमारी? वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और इसे हम r से डिनोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र तो वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता वक्रता कहाँ तक की दूरी? वक्रता केंद्र तक की दूरी। ठीक, तो ये रही हमारी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है दर्पण का मुख्य अक्ष। नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है नंबर 4, दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है? ठीक है, लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या लिखा हमने लिखा कि दर्पण के ध्रुव P, ठीक है, और वक्रता केंद्र C जो हमने अभी पढ़े हैं उन्हीं को आप मिला दीजिए, इन्हीं दोनों को आप मिला दीजिए। दर्पण के ध्रुव P और दर्पण की वक्रता केंद्र C को आप एक लाइन के द्वारा मिला दीजिए, तो उसी लाइन का नाम होता है मुख्य अक्ष। उसी लाइन का नाम क्या होता है? मुख्य अक्ष। कैसे? देखते हैं। यहाँ पर फिर से डालते हैं अवतल, ठीक है, यहाँ पर डालेंगे उत्तल। ध्यान से देखना है। ये हमने बनाया अवतल दर्पण। इसके बाहर साइड पॉलिश होती है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है दर्पण का ध्रुव P और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है दर्पण का वक्रता केंद्र C। इसी प्रकार इसमें होता है, इसके अंदर साइड पॉलिश होती है। यहाँ पर क्या होता है? बीचों बीच यहाँ पर P यानी कि दर्पण का ध्रुव होता है और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर C यानी कि दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। तो दर्पण के ध्रुव P को दर्पण की वक्रता केंद्र C से मिला दीजिए। तो चलो मिला देते हैं। हमने मिला दिया। इसी प्रकार यहाँ पर मिलाते हैं, तो हमने मिला दिया। तो आपको जो लाइन प्राप्त हुई, आपको ये वाली लाइन प्राप्त हुई, तो इसी लाइन का नाम क्या होता है? इसी लाइन का नाम होता है मुख्य अक्ष। क्या होता है? इसी लाइन का नाम होता है मुख्य अक्ष। कि दर्पण के ध्रुव P और दर्पण की वक्रता केंद्र C को आप मिला दीजिए, तो मिलाने पर आपको एक लाइन प्राप्त होगी और उसी लाइन का नाम क्या होता है? मुख्य अक्ष। तो ये हमारी दर्पण का ध्रुव है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, तो हमने इनको मिला दिया।
तो हमें जो लाइन प्राप्त हुई है इस लाइन का नाम क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमने आज 4 हेडिंग पढ़ ली और 5वीं हेडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे जो है सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।